ढाका तक पहुंचने के लिए दुश्मन को मेरे सीने पर टैंक चलाना होगा और हमारी फौज इज्जत के साथ जिंदा रहेगी या अपने मकसद के लिए जान दे देगी। नाज़रीन, ये अल्फाज थे जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी के, जिन्हें 1971 में बांग्लादेश में तैनात किया गया था। मगर इनके दलेराना बयान के सिर्फ 4 दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भारत के सामने हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। सकूते ढाका को निस्फ सदी से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग पर आज भी वो मंजर जहम की तरह नक्श है जब मशरकी पाकिस्तान में तैनात कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डालने की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए थे। नाज़रीन, अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी 3 सितंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए गए थे। 22 नवंबर 1971 को जब भारत ने मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पर हमला किया तो वो बांग्लादेश में ही खिदमत सरअंजाम दे रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक दुश्मन का सामना ना कर सके और 16 दिसंबर 1971 को उन्होंने सदर पाकिस्तान जनरल यहिया खान के हुक्म पर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए। हथियार डालने के बाद जनरल न्याजी को पाक फौज के जवानों समेत जंगी कैदी बना लिया गया। नाज़रीन, उन्हीं अयाम में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ओहदा सदारत संभालने के बाद सकूते ढाका के असबाब का जायज़ा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में एक कमीशन मुकर्रर किया और कहा गया कि कमीशन उन हालात की तहकीक करेगा जिनमें मशरकी पाकिस्तान में मौजूद फ़ौज के कमांडर और इसके ज़ेर निगरानी मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों ने हथियार डाले। 30 अप्रैल 1971 में जंगी कैदियों की वापसी मुकम्मल हुई और वतन वापस आने वाले जंगी कैदियों के आखिरी ग्रुप में जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी भी शामिल थे। हमूदुर रहमान कमीशन ने तमाम जंगी कैदियों के बयानात कलमबंद किए और अपनी हतमी रिपोर्ट सदर मुमलिकत की खिदमत में पेश कर दी। नाज़रीन, इस रिपोर्ट को तकरीबन 30 साल तक अवाम के लिए जारी नहीं किया गया, लेकिन अगस्त 2000 में भारतीय अखबार इंडिया टुडे में इस रिपोर्ट के अहम पहलू शाया हुए, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को भी इस रिपोर्ट को जारी करने पर मजबूर होना पड़ा। नाज़रीन, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में कहा गया था कि जनरल न्याजी को ढाका में हथियार डालने का हुक्म नहीं दिया गया था, अलबत्ता उन्हें ये इजाज़त दी गई थी कि अगर वो ज़रूरी समझें तो हथियार डाल सकते हैं और अगर वो समझते हैं कि ढाका का दिफा कर सकते हैं तो ऐसे किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ढाका में जनरल न्याजी की कमान में 26,400 फौजियों की नफरी थी, जिनकी मदद से वो कम अज़ कम 2 हफ्ते तक दुश्मन को रोक सकते थे। इस दौरान अगर जनरल न्याजी की जान चली जाती तो वो तारीख का हिस्सा बन जाते और आइंदा आने वाली नस्लें उन्हें हीरो और शहीद के तौर पर याद रखती। लेकिन दूसरी तरफ सकूते ढाका के 4 रोज़ पहले यानी 12 दिसंबर 1971 को जनरल न्याजी ने ऐलान किया था कि ढाका तक पहुंचने के लिए दुश्मन को मेरे सीने पर टैंक चलाना होगा और हमारी फौज इज्जत के साथ जिंदा रहेगी या अपने मकसद के लिए जान दे देगी। मगर सिर्फ 4 दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भारत के सामने हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। नाज़रीन, इस सवाल के जवाब के लिए हमें जनरल न्याजी की शाया होने वाली किताब द बिट्रेयल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान का मुतालिया करना होगा। इस किताब में जनरल न्याजी लिखते हैं कि मैंने 13 दिसंबर 1971 को आखिरी आदमी और आखिरी गोली का हुक्म दिया था और मेरे तमाम साथियों ने इस हुक्म पर लब्बैक भी कहा था। ताहम हमारी फ़ौज के सरबराह जनरल यहिया खान ने हमारे अज़ाइम का साथ देने से इनकार कर दिया और उसी रात मुझे जनरल हमीद की तरफ से जनरल यहिया का हुक्म मिला कि मगर भी पाकिस्तान खतरे में है, आप हथियार डाल दें। अगर मगर भी पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो हम मशरकी पाकिस्तान का क्या करेंगे। लहजा बहसियत एक फ़ौजी सरबराह मुमलिकत का हुक्म मानना मेरा फ़र्ज़ था। नाज़रीन, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बताती है कि ढाका में सूरत हाल इस कदर मायूस कुन नहीं थी कि फौरी तौर पर हथियार डाल दिए जाते। भारतीय फ़ौज को चंद रोज़ तक रोका जा सकता था, लेकिन चंद रोज़ बाद भी अफवाज पाकिस्तान को शिकस्त तय थी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानी फ़ौज के अक़ब में मुक्ति वाहिनी तहरीक मुतहरक हो चुकी थी तो दूसरी तरफ सिविल आबादी का रवैया भी पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ इंतहाई जारहाना हो चुका था। सरहदों पर मौजूद फ़ौज पसपा होकर किला बंद हो चुकी थी
और भारतीय फौज ने इनके तमाम खारजी रास्ते बंद कर दिए थे। इस सूरत हाल में जनरल नियाज़ी के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो आखिरी सिपाही और आखिरी गोली तक लड़ते और तारीख में नाम रकम करवा लेते, या फिर शिकस्त तस्लीम करते हुए हथियार डाल देते। पहला फैसला यकीनन इंतहाई बाइज्जत और आबरूमंद था, और यही हमारी माजी की रवायात भी हैं। लेकिन पहले रास्ते के बरक्स जनरल नियाज़ी ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज को ना तो सिविल आबादी की हमायत हासिल थी और ना ही दुनिया का कोई मुल्क उनकी मदद करने को तैयार था। वो बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट चुके थे, और इस वक्त अगर आखिरी सिपाही तक लड़ने का फ़ैसला किया जाता तो इसका नतीजा मुकम्मल तबाही की सूरत में निकलता। नाज़रीन, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मज़ीद बताती है कि 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी रात जनरल नियाज़ी को GHQ से आखिरी सिग्नल मसूल हुआ, जिसमें कहा गया था कि आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जिसमें मज़ीद मज़ाहमत इंसानी बस में नहीं, और इससे मज़ीद जानी नुकसान और तबाही के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा अब आपको वो तमाम मुमकिन हरबे इख्तियार करने चाहिए जिनसे फ़ौज और इससे मुल्हका अफराद की जानें बचाई जा सकें। इन तमाम हालात के पेश नज़र 15 दिसंबर 1971 को BBC ने ऐलान किया कि भारत लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी की दरख्वास्त पर 16 दिसंबर को फायर बंदी पर आमादा हो गया है। नाज़रीन, बिल आहर 16 दिसंबर 1971 को वो तकरीब मुनक्कद की गई जिसके दिल हराश मंजर पाकिस्तानियों के दिलों पर आज भी जहम की तरह नक्श हैं। उस दिन दोपहर के वक़्त जनरल नियाज़ी भारत और बांग्लादेश की मुश्तरका ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को लेने ढाका एयरपोर्ट गए। भारतीय कमांडर अपनी फतह की खुशी में अपनी बीवी को भी साथ लेकर आया था। यूं ही ये मियाँ बीवी हेलीकॉप्टर से उतरे तो बंगाली मर्दों और औरतों ने उन्हें हाथों में ले लिया। उन्हें फूलों के हार पहनाए गए, गले लगाया गया, उनके हाथों को बोसे दिए गए और तशक्कुर भरे जज्बात से उन्हें खुशामदीद कहा गया। जनरल नियाज़ी ने बढ़कर फौजी अंदाज में सल्यूट किया और फिर हाथ मिलाया। नाज़रीन, ये नहायत मायूस कुन लम्हात थे। फातेह और मफतूह एक दूसरे के सामने खड़े थे। जनरल नियाज़ी और जनरल जगजीत वहाँ से सीधा रमना रेस कोर्स ग्राउंड पहुँचे, जहाँ सरेआम जनरल नियाज़ी से हथियार डलवाने की तकरीब मुनक्कद की गई। इस तकरीब का नज़ारा करने के लिए हज़ारों बंगाली मौजूद थे, जिन्हें भारतीय सिपाहियों ने आगे आने से रोक रखा था। लोगों के इतने बड़े हजूम के अंदर तकरीब के लिए थोड़ी सी जगह बाकी थी, जहां एक छोटी सी मेज़ पर बैठकर जनरल नियाज़ी और जनरल जगजीत सिंह ने सकूते मशरकी पाकिस्तान के दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने के बाद जनरल नियाज़ी ने अपना रिवाल्वर निकालकर अरोड़ा को पेश कर दिया और यूं सकूते ढाका पर आखिरी मोहर सब्त कर दी गई और पाकिस्तान की तारीख में एक और स्याह बाब का इजाफा हो गया। नाज़रीन, उसी शाम जनरल यहया खान ने कौम से खिताब करते हुए कहा, किसी एक मुहाज पर वक्ती तौर पर पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई ख़त्म हो गई है। अब ये जंग खेतों में, कारखानों में और घरों में लड़ी जाएगी और आखिरी फतह इंशाअल्लाह हमारी होगी। जनरल नियाज़ी ने भारत से वापस आकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब कौमी इत्तेहाद ने जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू की तो जुल्फ़कार अली भुट्टो के हर जलसे में जनरल नियाज़ी सर पर मियाँ वाली स्टाइल की पगड़ी बांधे स्टेज पर मौजूद होते थे और बार बार अपने कोर्ट मार्शल का मुतालबा करते थे, ताकि अवाम को आगाह कर सकें कि इस जंग की और इनके हथियार डालने की असल वजह क्या थी और इस शिकस्त का असल जिम्मेदार कौन था। मगर उनकी दरख्वास्त हर बार रद्द कर दी जाती। नाज़रीन, यकीनन हर कौम पर अरूज और ज़वाल का वक्त आता है और कामयाब कौमें वही होती हैं जो अपने अरूज और ज़वाल से सबक हासिल करती हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या हमने इस तारीखी सानहे से कोई सबक सीखा या नहीं। सकूते ढाका से कबल मगरबी पाकिस्तानी खुद को बहुत अक्लमंद और बंगालियों को कमतर समझते थे, लेकिन तारीख ने साबित कर दिया कि हम गलत थे। आज का बांग्लादेश कई मामलात में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है और ये इस बात की दलील है कि वो हमसे ज़्यादा बाशऊर और अक्लमंद निकले। बांग्लादेश अपने क़याम के वक़्त आबादी में हमसे ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने कामयाबी से इस पर काबू पाया और हम आबादी में उनसे आज काफ़ी आगे निकल गए हैं। बांग्लादेश की माशियत हमसे आगे बढ़ चुकी है और इनकी बरामदात हमसे 150% ज़्यादा हैं और इनके ज़र मुबादला के ज़खायर हमसे 300% ज़्यादा हैं।
बांग्लादेश की शरह हवानगी 72.89% है, जबकि हमारी शरह हवानगी 58% पर ही कायम है। इन तमाम अदाद शुमार को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि बंगालियों ने अलहदगी का फ़ैसला ठीक किया। हम पाकिस्तानी हर 10 साल बाद एक मार्शल लॉ या मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल से गुजरते हैं। बांग्लादेश अलहदगी के वक़्त 4 सूबों पर मुश्तमिल था और अब वहाँ 8 सूबे हैं, और हम आज तक यही फ़ैसला नहीं कर पाए कि क्या नए सूबे बनने चाहिए या नहीं। हम 1971 से अब तक गैर मुल्की आकाओं के लिए 2 जंगें लड़ चुके हैं, लेकिन इसके बदले मिलने वाले चंद बिलियन डॉलर्स के मुकाबले में हम कई सौ बिलियन डॉलर्स का नुकसान और कई हज़ार फौजी और सिविलियन जानें कुर्बान कर चुके हैं। हम ना दाखिली पॉलिसी में आज़ाद हैं और ना खारजा पॉलिसी में आज़ाद हैं। नाज़रीन, अगर आज हमने इतने बड़े नुकसान से सबक हासिल ना किया तो पाकिस्तान में अगला वाक़या सकूत डाका का नहीं होगा, बल्कि ये मुल्क ही तहलील हो जाएगा। इसलिए हमें फ़ैसला करना होगा कि क्या हम मिलकर चल सकते हैं या हर सुबह अपने अपने रास्ते पर ही गामज़न रहेगा और सियासतदानों के ज़ाती मुफादात यूं ही अवाम को ज़लीलो हवार करते रहेंगे। नाज़रीन, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पाकिस्तान को हकीकी कामयाबी अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।